नमस्कार, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 27 मार्च 2021 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए कुछ प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पर, जिसके तहत हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस सत्र में हम उन विषयों को देख लेते हैं जिनकी आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा के उन अभ्यास प्रश्नों के हम उत्तर आपको बताएंगे जो हमने आपको कल अभ्यास के लिए दिए थे। फिर उसके बाद हम संसद निष्क्रियता के प्रश्न से संबंधित एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल की चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम स्वेज नहर में जहाज अवरुद्धता और इसके निहितार्थों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम आरटीआई पर केंद्रीय सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट की चर्चा करेंगे। फिर हम वीगर अथवा उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर चीन ब्रिटेन विवाद को देखेंगे। फिर हम स्वास्थ्य व समवर्ती सूची से संबंधित एक आलेख को देखेंगे और फिर हम भारत जापान सहयोग की चर्चा करेंगे। फिर हम आपको प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित अभ्यास प्रश्न करने को देंगे और फिर हम मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न की भी चर्चा करेंगे, जिसकी संरचना भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न के उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, किसी विधायी निकाय के लिए साइन डाई पद क्या इंगित करता है? चर्चा के बाद किसी संशोधन विधेयक पर वोट करने के आह्वान को, सरकार के कामकाज को जारी रखने के लिए बजट के एक हिस्से के लिए अंतरिम मंजूरी को, वार्षिक सत्र या विधायी सदन की बैठक के अंतिम स्थगन को अथवा मंत्रिपरिषद में सदन के विश्वास के खोने को। तो साइन डाई पद मुख्य रूप से वार्षिक सत्र या विधायी सदन की बैठक के अंतिम स्थगन को निरूपित करता है और एक प्रकार से इसे आप अनिश्चितकालीन स्थगन के रूप में भी कह सकते हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? 2021 के बजट में सरकार ने बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए विकास वित्तीय संस्थानों की स्थापना की घोषणा की है। डीएफआई की अवधारणा को पहले ही आजमाया और परीक्षण किया जा चुका है और इस तरीके की पहली संस्था 1948 में स्थापित की गई थी। बजटीय घोषणा के अनुसार सरकार राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्त पोषण बैंक की स्थापना करना चाहती है। इसके तहत केवल सड़क और अन्य भौतिक बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण की योजना है। केवल 1 और 3, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4 कि 1, 2, 3 और 4। तो इसके संदर्भ में शुरुआती जो 3 कथन हैं वह सही हैं और इस रूप में उत्तर हो जाएगा हमारा बी, केवल 1, 2 और 3। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? भारतीय न्यायपालिका लंबित मामलों के बोझ से दबी हुई है और 3.5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। लंबित मामलों का सर्वाधिक प्रतिशत उच्च न्यायालयों के बाद उच्चतम न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में है। उच्चतम न्यायालय ने लंबित मामलों को निपटाने में मदद करने के लिए उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति पर जोर दिया है। तदर्थ न्यायाधीशों की इस प्रकार की नियुक्ति के लिए अनुच्छेद 224A के तहत संविधान में व्यवस्था की गई है। केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4 कि केवल 1, 3 और 4। तो इसके संदर्भ में डी हमारा उत्तर होगा, जिसमें 1, 3 और 4 ही हमारे कथन सही हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही हैं? उत्तर कोरिया एकमात्र ऐसा देश है जिसने स्वीकृति के बाद परमाणु अप्रसार संधि से हटने की घोषणा की है। उत्तर कोरिया को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है और इसके हथियार कार्यक्रमों के कारण इस पर कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए हैं। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों कि ना तो 1 ना ही 2। तो इसके संदर्भ में दोनों ही कथन हमारे सही हैं और उत्तर हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न है, भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
किसी हाथी समूह की नेता मादा हाथी होती है। इसकी अधिकतम गर्भ धारण अवधि 22 महीने हो सकती है। एक हाथी आमतौर पर केवल 40 साल की उम्र तक प्रजनन कर सकती है। भारत के राज्यों में इनकी सबसे अधिक आबादी केरल में है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 4, केवल 3 कि केवल 1, 3 और 4? तो इसके संदर्भ में केवल 1 और 2 सही कथन है और उत्तर हो जाएगा हमारा ए। अब हम आज के एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल की चर्चा करने जा रहे हैं जो पेज नंबर 8 पर दिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। मुख्य रूप से यह संदर्भित है भारत में संसद के बजट सत्र के 2 हफ्ते पहले ही संपन्न हो जाने से। वर्तमान का बजट सत्र अपनी निर्धारित तिथि से 2 हफ्ते पहले ही इसलिए संपन्न करना पड़ा क्योंकि अधिकांश राजनीतिक दलों के नेता विधानसभा चुनावों में व्यस्त हैं और ऐसा देखा जा रहा है कि किस प्रकार से पिछले कुछ सत्रों में सदन द्वारा कार्य कम किया जाता रहा है। यदि हम एक साल पहले के 2020 के बजट सत्र की बात करें तो उस समय लॉकडाउन के चलते इसे पहले ही संपन्न करना पड़ा। मानसून सत्र को भी इसके चलते मात्र 18 दिन ही चलाया गया और कोविड-19 के प्रभाव के चलते तो शीतकालीन सत्र पूरा ही निरस्त कर दिया गया था। इस प्रकार से पिछले एक साल में संसद की कार्यवाही लगातार कम होती जा रही है जो संसदीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नकारात्मक प्रभावों को ला सकता है। अगर हम बात करें वित्तीय वर्ष 2020-21 की तो इस अवधि में लोकसभा केवल 34 दिन ही कार्य कर सकी है जबकि राज्यसभा केवल 33 दिन ही कार्य की है। यह अब तक की सबसे कम कार्य अवधि है और इसका नकारात्मक प्रभाव न केवल प्रस्तावित विधेयकों की व्यापक समीक्षा यानी स्क्रूटनी पर पड़ता है और साथ ही साथ इसका प्रभाव सरकारी कार्य पद्धति और वित्तीयन पर भी देखा जा सकता है। वर्तमान सत्र की बात करें तो इसमें 13 विधेयकों को प्रस्तुत किया गया। हालांकि उनमें से किसी भी एक को संसदीय समिति को जांच के लिए सौंपा नहीं गया जो संसदीय पद्धति की कार्यशीलता की निष्क्रियता को दर्शाता है। अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों को बिना ज्यादा जांच परख के ही पास किया गया है जो कि चिंता का विषय है। इनमें दिल्ली सरकार के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन करने वाला महत्वपूर्ण बिल मात्र 1 हफ्ते के भीतर ही पारित कर दिया गया। इसी प्रकार से माइंस और मिनरल्स संशोधन बिल को भी बहुत कम समय में पारित किया गया है जो कि खानों के प्रयोग के संदर्भ में परिवर्तन को दर्शाता है। एक अन्य बिल नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इसको भी बहुत जल्दी पारित कर दिया गया और इसके माध्यम से विशेष रूप से अवसंरचना क्षेत्र में जिस प्रकार से निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार द्वारा अवसंरचना क्षेत्र के वित्तीयन के लिए एक नवीन अवसंरचनात्मक वित्तीयन संस्थान का निर्माण किया जा रहा है, उसके संदर्भ में संसद से अपेक्षा थी कि वह इस पूरे मामले की व्यापक समीक्षा करे, व्यापक जांच पड़ताल करे और व्यापक परिचर्चा के आधार पर ही किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचे। इसी प्रकार से बीमा संशोधन बिल 2021 के माध्यम से बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 49% से बढ़ाकर 74% किया गया है। हालांकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण बिल को भी मात्र 1 हफ्ते के भीतर पारित कर दिया गया और इस तरीके से हम देखें तो 13 बिलों में से 8 को एक ही सत्र के भीतर पारित किया गया है। यह संसद की प्रभाविता को दर्शाता नहीं है अपितु संसद के कर्तव्यों में आने वाली कमी को दर्शाता है जिसके लिए हमें कार्य करना होगा। साथ ही साथ संसदीय प्रक्रिया में हमने इस प्रथा को भी अपनाया है कि हम पहले संसदीय बिलों को समिति को सौंपते थे, लेकिन
इस परंपरा में भी लगातार कमी देखी जा रही है, जो संसदीय जांच परख की पद्धति में आने वाली कमी को दर्शाती है। इसको आप कुछ आंकड़ों से भी देख सकते हैं, जिसमें यह देखा जा सकता है कि किस प्रकार से बिलों को समिति को सौंपे जाने की प्रतिशतता में कमी आई है। जैसे कि 14वीं लोकसभा 2004 से 2009 के काल में 60% बिलों को समिति को भेजा गया। 15वीं लोकसभा 2009 से 2014 के काल में यह बढ़कर 71% हुआ। हालांकि इसके बाद से ही 16वीं लोकसभा में यह कम होकर 27% रह गया और वर्तमान में तो ये मात्र 11% तक ही सीमित रहा है। और यह जो तथ्य है वह तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से पहले के कालों में संसदीय समिति द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है, जैसे कि दिवाला और दिवालियापन संहिता में सुधार, मोटर वाहन अधिनियम में सुधार आदि। हालांकि वर्तमान में हम जिस प्रकार से समिति की क्षमताओं का उपयोग नहीं कर रहे हैं वह काफी चिंता का विषय है। इसी प्रकार से वर्तमान में संसदीय परंपरा में यह प्रथा भी देखी जा रही है कि किस प्रकार से सरकार अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों को धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत करती है, जिसके माध्यम से राज्यसभा की शक्ति को कम करने का प्रयास किया जाता है। इसके तहत आधार विधेयक, न्यायाधिकरणों की संरचना में बदलाव, इलेक्टोरल बॉन्ड की प्रस्तुति और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम में किए जाने वाले बदलाव प्रमुख उदाहरण हैं। हालांकि विशेषज्ञों के मत के अनुसार यह प्रथा सही नहीं है, जिसे दूर किए जाने के संदर्भ में हमें कार्य करना होगा। इसी प्रकार से वर्तमान बजट सत्र में भी अधिकांश अनुदान की मांगों को भी व्यापक चर्चा के ही पारित किया गया है और पिछले 15 सालों में यह प्रथा देखी गई है कि किस प्रकार से 70 से 100% बजट बिना व्यापक चर्चा के ही पारित कर दिया जाता है, जिससे संसद द्वारा की जाने वाली जांच की प्रक्रिया बाधित होती है। वर्तमान संसदीय प्रक्रिया में एक कमी और भी देखी जा रही है कि किस प्रकार से वर्तमान लोकसभा में उप स्पीकर की अनुपस्थिति देखी गई है, जिनका अब तक चयन न किया जाना काफी बड़ी चिंता का विषय है। इससे पहले 1998-1999 के काल में 269 दिनों तक उनका चयन नहीं किया गया था। हालांकि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का अनुच्छेद 93 ये कहता है कि किस प्रकार से लोकसभा की कार्यवाही के सुचारू संचालन के दृष्टिकोण से स्पीकर और उप स्पीकर दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसे बनाए रखने के लिए कार्य किया जाना चाहिए। यदि हम भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें तो इसमें राज्य व्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण अंगों की सबसे ज्यादा भूमिका होती है। इसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका महत्वपूर्ण है। कार्यपालिका द्वारा जहां एक ओर तो सरकार के रूप में कार्य किया जाता है, वहीं दूसरी ओर विधायिका के उदाहरण के रूप में संसद को देखा जा सकता है। इन दोनों ही राज व्यवस्था के अंगों पर न्यायपालिका जैसे कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा नियंत्रण रखा जाता है, जो संविधान के आदर्शों को लागू किए जाने के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण संस्था है। हालांकि इन तीनों अंगों में यदि संसद की भूमिका लगातार कम होती जाएगी तो संसद के माध्यम से जो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है वह नियंत्रण की पद्धति भी बाधित होगी। यही कारण है कि संसद की इस निष्क्रियता को कम किए जाने के दृष्टिकोण से अनेक नवीन उपायों को अपनाए जाने की आवश्यकता है और इन नवीन उपायों के तहत हमें कोविड-19 के प्रभावों को देखते हुए नवीन कार्य संचालन पद्धतियों को अपनाने के लिए कार्य करना होगा और इसके संदर्भ में दुनिया के दूसरे संसदीय लोकतांत्रिक देशों के समान ही हमें तकनीकी साधनों को भी अपनाए जाने की आवश्यकता है। इसके संदर्भ में हम संसद की कार्यवाही को ऑनलाइन किए जाने के लिए भी गंभीरतापूर्वक विचार कर सकते हैं। चूंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका विधेयकों की जांच के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है, इसी के लिए हमें संसद में व्यापक चर्चा को बढ़ावा देना चाहिए और
विधेयकों की बेहतर जांच को सुनिश्चित करने के लिए समिति व्यवस्था को भी संस्थागत रूप दिए जाने की आवश्यकता है। हमें बिलों की बेहतर जांच परख को बढ़ावा देने के लिए न केवल सांसदों को पर्याप्त संस्थागत सहायता देनी होगी, साथ ही साथ हमें समितियों को भी रिसर्च सहायता देनी होगी। इसके अलावा इस बात को भी अनिवार्य बनाए जाने की आवश्यकता है कि सभी विधेयक और बजट आदि समिति को पहले सौंपे जाएं और इसके संदर्भ में जनता से भी हमें फीडबैक लेना चाहिए। यदि हम इन सभी उपायों को लागू कर पाने में सफल होते हैं तो निश्चित रूप से संसद की कार्यप्रणाली में हम व्यापक और प्रभावी सुधारों को देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 16 में दिए गए एक आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 और 3 में आईआर और अर्थव्यवस्था से है। मुख्य रूप से संदर्भित है मिस्र की सुएज नहर में एक मालवाहक जहाज के फंसने से और किस प्रकार से इस पूरी घटना ने जहाजों की आवाजाही को ठप कर दिया है, जिसके व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव देखे जा रहे हैं। यदि हम विवरण की बात करें तो ये घटना मंगलवार सुबह सुएज बंदरगाह के उत्तर में देखी गई, जिसमें फंसने वाला जहाज चीन से नीदरलैंड के बंदरगाह शहर रोटरडैम जा रहा था। पनामा में रजिस्टर यह जहाज उत्तर में भूमध्य सागर की ओर जाते समय सुएज नहर से होकर गुजर रहा था। 2018 में बने और ताइवान की ट्रांसपोर्ट कंपनी एवरग्रीन मरीन की ओर से संचालित यह जहाज तेज हवा के चलते नियंत्रण खो बैठा और वहीं फंस गया। इसी के चलते वहां से गुजर रहे अन्य जहाजों का भी रास्ता रुक गया, जो समस्या अभी भी जारी है। आप इसको इस चित्र में भी देख सकते हैं, जिसमें सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार से यह जहाज बीच रास्ते में फंस गया है, जिसने जहाजों की आवाजाही को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। अब इसके प्रभावों के बारे में बात करें तो इसके अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय दृष्टिकोण से प्रभाव महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों के तहत यह आशंका जाहिर की जा रही है कि यदि सुएज नहर पूरी शक्ति से कार्य नहीं करेगी तो इससे कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित हो सकती है और यह तत्कालीन प्रभाव के रूप में भी देखा गया जब कच्चा तेल बुधवार को करीब 5% महंगा हो गया। व्यापारिक प्रभाव के रूप में बात करें तो सुएज नहर दुनिया की एक मुख्य समुद्री क्रॉसिंग में से एक है और इससे दुनिया के कुल कारोबार का 12% माल गुजरता है, जो इसके बाधित होने से प्रभावित हुआ है। यदि यह जहाज 3 से 5 दिन तक फंसा रह जाता है तो इसका विश्व व्यापार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है और माल की आवाजाही रुकने से महंगाई के बढ़ने की भी आशंका है। यदि हम भारत की आकांक्षाओं पर प्रभावों की बात करें तो भारत के लगभग $200 बिलियन के प्रभाव पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जो भारत अभी यूरोप, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से कर रहा है। यही कारण है कि भारत द्वारा तात्कालिक आधार पर कार्यवाही की गई है, जिसमें भारत अपने जहाजों को केप ऑफ गुड होप के माध्यम से भारत लाए जाने की योजना बना रहा है। हालांकि सुएज नहर की तुलना में इसमें 15 दिन अधिक लगते हैं। बावजूद इसके भारत इस पर आगे बढ़ रहा है, जिसको और बेहतर किए जाने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। यदि हम सुएज नहर की बात करें तो यह एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग है, जो मिस्र के माध्यम से भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। 1859 और 1869 के बीच निर्मित ये नहर है, जिसे आधिकारिक तौर पर 1869 में खोला गया था। मूल रूप से यह नहर भूमध्य सागर और लाल सागर के माध्यम से उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी भारतीय महासागर के बीच एक अधिक सीधा मार्ग प्रदान करती है और इससे दक्षिण अटलांटिक और दक्षिणी भारतीय महासागर के लंबे मार्ग से बचाव हो जाता है, जो एशिया और यूरोप के बीच की यात्रा की दूरी को काफी कम कर देता है। यदि हम भारत के दृष्टिकोण से चर्चा करें तो हम इस आंकड़े के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत अपने कच्चे तेल की आपूर्ति को सुनिश्चित किए जाने के दृष्टिकोण से सुएज नहर पर निर्भर है, जिसमें आंकड़ों के अनुसार भारत का लगभग
4 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल सुएज नहर से होकर गुजरता है और यदि यह तेल भारत तक समयबद्ध आधार पर नहीं आता है तो निश्चित रूप से भारत इससे प्रभावित हो सकता है। सुएज नहर को आप एक मानचित्र में भी देख सकते हैं जिसमें मिस्र देश दिखाया गया है और इसी मिस्र देश की नियंत्रण में सुएज कनाल अवस्थित है जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण नहर है। यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग लाइफलाइन है जिसके द्वारा प्रतिदिन 51 से अधिक शिप्स को हैंडल किया जाता है। कुल मिलाकर 2020 में इसके द्वारा लगभग 1.17 बिलियन टन कार्गो हैंडल किया गया और साथ ही साथ इसके माध्यम से दुनिया भर में न केवल व्यापार की आवाजाही को बेहतर बनाने के लिए कार्य किया जाता है, वहीं दूसरी ओर भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति किए जाने के संदर्भ में भी इसकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही साथ जैसा कि हमने चर्चा किया, सुएज नहर के माध्यम से जो पहले देश यूरोप से होकर अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए केप ऑफ गुड होप के माध्यम से एशिया में जाया करते थे, अब सुएज कनाल के माध्यम से वे बेहद आसानी से एक छोटा मार्ग लेते हुए भूमध्य सागर पार करते हुए लाल सागर के द्वारा पहुंच जाते हैं और इस तरीके से उनकी दूरी में महत्वपूर्ण उल्लेखनीय कमी हुई है। सुएज नहर दुनिया की सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली शिपिंग लेन में से एक है और मिस्र इस नहर से होने वाले राजस्व पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अपने शुरुआती सालों में इसे ब्रिटिश और फ्रांसीसी हितों द्वारा नियंत्रित किया गया था, लेकिन 1956 में मिस्र के तत्कालीन नेता गमाल अब्दुल नासिर द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और तब से ही यह मिस्र के नियंत्रण में है। यदि हम कुछ और अन्य प्रयासों की बात करें कि किस प्रकार से भारत सुएज नहर पर अपनी निर्भरता को कम किए जाने के दृष्टिकोण से कार्य कर रहा है, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसकी परिकल्पना सितंबर 2000 में तब की गई थी जब सेंट पीटर्सबर्ग में इसको लेकर रूस, भारत और ईरान के मध्य समझौता हुआ। उपरोक्त तीनों देशों के अलावा इसमें अजरबैजान, बेलारूस, आर्मेनिया और कजाकिस्तान भी शामिल हैं और इसके तहत माल परिवहन के लिए जहाज, सड़क और रेल मार्ग के द्वारा मध्य एशिया तथा यूरोप के बीच कनेक्टिविटी कायम करने का लक्ष्य रखा गया है। यह हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के जरिए कैस्पियन सागर से जोड़ेगा और फिर रूस से होते हुए उत्तरी यूरोप तक पहुंच बनाएगा। जब यह परिवहन गलियारा पूरी तरीके से संचालन में आएगा तो भारत और यूरेशिया के बीच सामानों की आवाजाही की अवधि और लागत में कमी आएगी और भारत रूस के साथ साथ यूरोप के बाजारों तक भी अपनी पहुंच बना पाएगा। इस पूरी परियोजना में ईरान के चाबहार बंदरगाह की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके माध्यम से भारत मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक भी अपनी पहुंच बेहतर बना सकता है। इसको आप इस मानचित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, जिसमें एक स्टैंडर्ड रूट के रूप में वर्तमान में सुएज नहर का प्रयोग किया जाता है। हालांकि यदि अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का विकास हो जाता है तो भारत बेहद आसानी से रूस और पूर्वी यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बना सकता है। अब हम चर्चा कर लेते हैं पेज नंबर 12 में दिए गए एक आलेख की, जो जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से संबंधित है। यह संदर्भित है सूचना के अधिकार को लेकर केंद्रीय सूचना आयोग की एक वार्षिक रिपोर्ट से। इस वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 के काल में केंद्र सरकार द्वारा केवल 4.3% आरटीआई याचिकाओं को ही अस्वीकार किया गया है, जो अब तक के इतिहास में सबसे कम दर है। हालांकि चिंताजनक बात यह है कि इनमें से जो 40% अस्वीकारताएं हैं, उनके लिए किसी भी कारण को नहीं बताया गया है जो जानने के अधिकार पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। 2019-20 के काल में 13.7 लाख आरटीआई याचिकाएं दाखिल की गईं। इनमें केवल 58,634 याचिकाओं को ही विभिन्न कारणों के आधार पर अस्वीकार किया गया। यह जो दर है वो लगातार कम होती जा रही है, जिसमें
2005-6 में यह अस्वीकार्यता दर 13.9 थी। 2014-15 में यह घटकर 8.4% हुई और अब तो 2019-20 में ये सबसे न्यूनतम स्तर पर आ गई है। यदि हम विविध मंत्रालयों आदि की बात करें तो गृह मंत्रालय द्वारा सबसे ज्यादा 20% आरटीआई याचिकाओं को अस्वीकार किया गया है, जिसके बाद वित्त मंत्रालय, दिल्ली हाई कोर्ट, विद्युत मंत्रालय, भारतीय वायुसेना आदि का स्थान है। आरटीआई अधिनियम के तहत प्राधिकारियों को विभिन्न आधारों पर आरटीआई याचिकाओं को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें राष्ट्र की सुरक्षा व संप्रभुता, विदेशी राज्यों से संबंध, कैबिनेट पेपर्स, कॉपीराइट का मुद्दा के साथ सुरक्षा और आसूचना से संबंधित मामले महत्वपूर्ण हैं। हालांकि याचिका को अस्वीकार किए जाने के संदर्भ में लोक प्राधिकारियों को प्रासंगिक कारक को भी बताना आवश्यक माना जाता है, जिसका वर्तमान में अधिक पालन नहीं किया गया है, जिसको बेहतर किए जाने के लिए हमें कार्य करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 15 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जो जीएस पेपर 2 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध आईआर से संबंधित है। मुख्य रूप से यह संदर्भित है वीगर अथवा उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर चीन ब्रिटेन विवाद से। अनेक यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा चीन पर उसके शिंगजियांग क्षेत्र में निवासित उइगर मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने के आरोप लगाए गए हैं और इसके संदर्भ में यूरोपीय राष्ट्रों का कहना है कि वह उइगर मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए विविध प्रकार के यातना शिविरों को चला रहा है, जहां पर मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर मामले देखे गए हैं और इसी आधार पर इस पूरे कार्य में संलग्न अधिकारियों और संस्थाओं आदि पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। इस क्रम में अब ब्रिटेन भी शामिल हुआ है और उसके द्वारा भी चीन पर मानवाधिकार उल्लंघनों के चलते ऐसे व्यक्तियों आदि पर कार्रवाई की गई है जो उइगर मुसलमान अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने में संलग्न हैं। हालांकि चीन द्वारा इस पूरे मानवाधिकार उल्लंघन के मामले को नकार दिया गया है और अब उसने एक प्रत्युत्तर की कार्रवाई करते हुए ब्रिटेन के अधिकारियों पर ही प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे यह मामला और भी गंभीर हो गया है, जिसको निवारित किए जाने के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। यदि हम बात करें उइगरों की, तो ये एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है जो चीन देश के उत्तर पश्चिमी शिंगजियांग प्रांत में केंद्रित है। वे चीन की तुलना में अन्य मध्य एशियाई देशों के करीब अपने निर्जातीय संबंधों का दावा करते हैं। यही कारण है कि चीन उइगरों को निशाना बना रहा है, क्योंकि शिंगजियांग तकनीकी रूप से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो विविध प्रकार के खनिजों से समृद्ध है। साथ ही साथ यह भारत, पाकिस्तान, रूस और अफगानिस्तान सहित 8 देशों के साथ सीमा भी साझा करता है। पिछले कुछ दशकों में आर्थिक समृद्धि शिंगजियांग में देखी गई है और इसके अनुपात में बड़ी संख्या में मेनलैंड चाइना के क्षेत्र में रहने वाले हान चीनी इस क्षेत्र में आए हैं, जिन्होंने बेहतर नौकरियों पर कब्जा किया है, जो उइगरों को उनकी आजीविका और पहचान के खतरे के रूप में देखा जा रहा है। यही कारण है कि इस पूरे क्षेत्र में लगातार हिंसा भी देखी गई, जिसमें 2009 में हिंसा के एक घटना में राजधानी उरुमकी में लगभग 200 लोग मारे गए, जिसमें ज़्यादातर हान चीनी थे और उसके बाद से ही चीन द्वारा वहां पर हिंसक घटनाओं को रोके जाने के संदर्भ में कार्यवाही की जा रही है। बीजिंग का ये मानना है कि उइगुर समूह एक अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहते हैं और चूंकि उनका पड़ोसी राष्ट्रों के साथ सांस्कृतिक संबंध है, तो इसके चलते भी वह पाकिस्तान जैसी जगहों पर शरण लेने के बाद अलगाववादी आंदोलन को वापस ला सकते हैं, जिसको खत्म करने के लिए चीनी नीति पूरे उइगुर समुदाय को संदिग्ध मानती है और उनकी अलग उइगुर पहचान को दूर करने के लिए लगातार कार्यरत
है। अब हम चर्चा कर लेते हैं पेज नंबर 16 में दिए गए एक अन्य आर्टिकल की, जो जीएस पेपर 2 में स्वास्थ्य से संबंधित है। मुख्य रूप से संदर्भित है 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह के एक मत के आधार पर, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में लाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। वर्तमान में स्वास्थ्य का जो विषय है वह राज्य सूची का विषय है, जिसमें मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा ही विनियमन किया जाता है। हालांकि यदि स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में लाया जा सकेगा तो राज्य सरकारों के साथ ही केंद्र सरकार भी इसका बेहतर विनियमन और वित्तीयन किए जाने के संदर्भ में प्रभावी कार्य कर पाएंगी। एनके सिंह का मानना है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में हमें जीडीपी के अनुपात में 2.5% खर्च किए जाने की आवश्यकता है, और जिस प्रकार से हमने अवसंरचना क्षेत्र को विकसित करने के लिए विकास वित्तीय संस्थानों की स्थापना की है, उसी के समान स्वास्थ्य क्षेत्र में भी हमें विकास वित्तीय संस्थानों को बनाने के लिए कार्य करना चाहिए, जिसके माध्यम से न केवल छोटे शहरों में हमें खर्च को बढ़ाना होगा, साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमें खर्च को बढ़ाने के लिए कार्य करना होगा। इसके तहत राज्यों से ये अपेक्षा की गई है कि वह मुख्य रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं यानी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास पर ज्यादा कार्य करें और कुल खर्च का लगभग 2/3 इस पर खर्च करें। साथ ही साथ स्वास्थ्य बीमा को भी सार्वभौमिक बनाने के लिए हमें कार्य करना होगा। वर्तमान में जो स्वास्थ्य बीमा का ढांचा है वह या तो अमीरों को सहयोग करता है अथवा बेहद गरीब लोगों को लाभ पहुंचाता है, लेकिन इसमें मध्यम वर्ग को ज्यादा लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। जिनको स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्राप्त हो सके, इसके लिए भी हमें कार्य करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 16 में दिए गए एक अन्य आर्टिकल की, जो जीएस पेपर 2 में आईआर से संबंधित है। महत्वपूर्ण रूप से संदर्भित है भारत जापान सहयोग को लेकर। जापान के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जीका के द्वारा अंडमान निकोबार क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए पहली बार आधिकारिक आधार पर विकास सहायता दी गई है, और इसके तहत 265 करोड़ की सहायता महत्वपूर्ण है। चूंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसी के चलते एक मुक्त, स्वतंत्र व खुले समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इसके विकास पर लगातार बल दिया जाता रहा है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विकास के संदर्भ में अब जापान भी अपनी विकास सहायता के माध्यम से कार्य करने को तत्पर हुआ है। जापान द्वारा अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए भी अवसंरचनात्मक विकास सहायता दी गई है, जैसे कि दिल्ली मेट्रो के 4थे फेज का विकास, बेंगलोर मेट्रो के 2य फेज का विकास, हिमाचल प्रदेश में फसल विविधीकरण के लिए कृषि सहायता, और राजस्थान के झुंझुनू और बाड़मेर में जल में उपस्थित फ्लोरोसिस की समस्या के निवारण और ग्रामीण जलापूर्ति विकास के लिए 3,272 करोड़ की सहायता महत्वपूर्ण है। अब हम कुछ प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को आपको देने जा रहे हैं। आपको इन प्रश्नों के उत्तर को कमेंट बॉक्स में बताना है। इनका उत्तर हम कल आपके साथ चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग के स्वीप कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पेड एवं फर्जी खबरों की समस्याओं से निपटना, राजनीतिक दलों की वित्तीय जवाबदेही को बढ़ाना, मतदान केंद्रों को शत्रुतापूर्ण तत्वों से सुरक्षित करना, कि मतदाता शिक्षा, मतदाता जागरूकता एवं मतदाता साक्षरता को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? साबर एवं लोड़ा जनजातियां बिहार और झारखंड में पाई जा सकती हैं। लोड़ा जनजाति को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, कि ना तो एक ना ही दो। अगला प्रश्न है, संघर्ष प्रभावित टाइग्रे क्षेत्र किस देश में स्थित है? म्यांमार, नाइजीरिया, इथोपिया कि सोमालिया। अगला प्रश्न है, जन स्वास्थ्य का विषय 7वीं अनुसूची की किस सूची के अंतर्गत है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केवल एक, केवल दो, केवल तीन, दो और तीन दोनों ही नहीं। अब यूपीएससी का एक पूर्व वर्ष में आया हुआ प्रश्न भी देख लेते हैं, जिसे 2015 में पूछा गया था। प्रश्न है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? यह एक संपर्क रहित
संचार तकनीक है जो विद्युत चुंबकीय रेडियो क्षेत्रों का उपयोग करती है। NFC उन उपकरणों द्वारा उपयोग के लिए निर्मित किया गया है जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर भी हो सकते हैं। NFC संवेदनशील जानकारी भेजते समय एन्क्रिप्शन का उपयोग कर सकता है। निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1 और 3 कि 1, 2 और 3। अब हम मुख्य परीक्षा से संबंधित अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। संसद के कामकाज में क्रमिक गिरावट को रोकना होगा यदि इसे अपने संवैधानिक जनादेश को पूरा करना है। आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। 250 शब्द 15 अंक। भारत की सुएज नहर पर निर्भरता पर विशेष ध्यान देने के साथ सुएज नहर के वैश्विक व्यापार के महत्व पर चर्चा करें। सुएज नहर पर नवीनतम अवरुद्धता के तत्काल प्रभाव को दूर करने के लिए भारत द्वारा किए जा रहे उपायों की जांच करें। 250 शब्द 15 अंक। जब हम बात करते हैं आलोचनात्मक मूल्यांकन की, तो आपको एक तो दिए गए कथन के बारे में स्पष्ट करते हुए इसके पक्ष में विचार को दे सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके पास इसकी आलोचना से संबंधित कुछ बिंदु हैं तो आप उसको भी बता सकते हैं। इसके तहत आपको मूल्यांकन के तहत न केवल इसकी सीमाओं को बताना है, साथ ही साथ इसके संदर्भ में आपको कुछ सुझावों की भी चर्चा करनी चाहिए। चर्चा करें के तहत आपको विविध आयामों को शामिल करना चाहिए, और जब बात की जा रही हो जांच करें के तहत, तो जांच करने के तहत आप कुछ सीमाएं भी बताएंगे और साथ ही साथ अपनी तरफ से कुछ सुझाव भी प्रस्तुत करेंगे। पहले उत्तर की संरचना देख लेते हैं। इसकी भूमिका में आप दिए गए कथन को संक्षेप में स्पष्ट करेंगे। फिर आप संसद के कामकाज में आई हालिया गिरावट के संदर्भ में कुछ आंकड़े देंगे और संसद के संवैधानिक जनादेश को स्पष्ट करते हुए इसके समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का भी उदाहरण देंगे। फिर आप उपर्युक्त चुनौतियों के निवारण के संदर्भ में कुछ सुझाव प्रस्तुत करेंगे और फिर उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष भी प्रदान करेंगे। दूसरे उत्तर की संरचना के संदर्भ में आप भूमिका में सुएज नहर में हालिया आवागमन अवरुद्धता का परिचय देंगे। फिर आप सुएज नहर के वैश्विक व्यापार में महत्व को स्पष्ट करते हुए भारत की सुएज नहर पर निर्भरता को आंकड़ों के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। फिर आप अवरुद्धता के तत्काल प्रभाव को दूर करने के संदर्भ में भारत द्वारा किए जा रहे उपायों की जांच करेंगे और इस संदर्भ में कुछ उपयुक्त सुझाव देते हुए एक उचित सकारात्मक निष्कर्ष प्रदान करेंगे। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप के आज के इस अंक के माध्यम से हमने द हिंदू अखबार में आए हुए कुछ प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल की आपके साथ चर्चा की। यदि आपको हमारे द्वारा की गई पहले पसंद आ रही हैं तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।